सो गाइस, कुछ दिन पहले हमारे सीएस का रिजल्ट्स आया है एंड बहुत ही कम बच्चे जो क्लियर कर पाए, काफ़ी बच्चे जो क्लियर नहीं कर पाए। एंड मुझे लगता है कि उन्हें सही गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, क्योंकि जब बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिलती उन्हें बार बार अटेम्प्ट लगता रहता है। एंड इस बार मैं वीडियो में अकेले नहीं हूँ आपको गाइडेंस देने के लिए। व्हाट आई थिंक इज, जो दिन रात बच्चों से कनेक्टेड होते हैं हमारे प्रोफेसर्स, वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि अभी आपको आगे कैसे प्रोसीड करना चाहिए। एंड दैट्स वाई मैंने सोचा कि मैं टॉप फैकल्टीज़ को इस वीडियो में ऐड करूं। एंड बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में सीखने मिलने वाली है, बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। सो हमारे साथ आज के वीडियो में सीएस के टॉप फैकल्टीज़ हैं, सीए शुभम मोदी सर, सीए शुभम अबाद सर एंड सीए सौमिल मंगलानी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मेरी रिक्वेस्ट सुनी और आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर बच्चों को गाइड करने के लिए मेरे चैनल पर आए हैं। मेरे पास आप सबके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बच्चों के बिहाफ के। सबसे पहले तो सर, जो रिजल्ट है इतना कम आया है, कम बच्चे क्लियर हुए हैं, यार ये सीएस जो कोर्स है वो इतना टफ है कि इतने कम आ रहे परसेंटेज? नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि सीएस कोर्स टफ नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग वास्ट बहुत है। बिकॉज हमारे 7 सब्जेक्ट सीएस एग्जीक्यूटिव में, 12th के जो हम पढ़ते हैं, 12th से हम सीएसईटी आते हैं और 12th के बाद सीएसईटी भी इनफैक्ट इतना टफ नहीं है। सीएसईटी बहुत इजी हो गया। फाउंडेशन इनफैक्ट अच्छा था, मुझे पर्सनली लगता है उसमें अच्छा खासा बेसिक्स बनता था। सीएसईटी में फटाक से कई बच्चे 15 दिन 1 महीने में क्लियर करते हैं एंड उसके बाद में बेस प्रॉपर बन नहीं पाता है। एग्जीक्यूटिव में आते हैं और वो ऐसा होता है ना कि मैं रोड से जा रहा था, एकदम पहाड़ दिख गया। सो कई बच्चे वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते और वास्ट बहुत है। मुझे ऐसा लगता है कि सीएस एग्जीक्यूटिव वास्ट बहुत है। लॉज एज यू नो कितने सारे हमें पढ़ने पड़ते हैं, उसमें आप में अपना कंपनी लॉ ही अपने आप में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के बराबर है। टैक्स अपने आप में 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट के बराबर है। एंड ऐसे कितने सारे लॉज हम पढ़ते हैं, साथ में सीए एफएम जैसे सब्जेक्ट्स को हम डील करते हैं। सो एग्जीक्यूटिव वास्ट बहुत है। टफ जैसी कोई चीज नहीं है, अगर हम पढ़ें शिद्दत से कोई टॉपिक हमें समझ पूरा आ जाएगा, कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। बट बहुत सारे बच्चे हैं जो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर नहीं पाते हैं। फिर ऐसा होता है ना कि पढ़ाई प्रॉपर हो नहीं रही है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करना है कई बच्चों को पता नहीं होता है। क्योंकि मेरे को 20 चैप्टर है, 20 चैप्टर मेरे को एग्जाम में तो एक ही दिन मिलने वाला है, तो मैं उसको कैसे रिवाइज करूं, उसकी गाइडेंस नहीं होती है। तो मुझे लगता है उसके कारण वो सिनेरियो क्रिएट हो जाता है ना, ओवरऑल इम्पैक्ट करता है। बहुत सारे बच्चे स्किप कर देते हैं, चैप्टर नहीं पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं आधा, कई लोग एग्जाम नहीं देते हैं, कई लोग तो आधा अधूरा पढ़ते हैं। तो वो सबसे बड़ा मेन रीजन है। एंड इसके लिए सीएस एग्जीक्यूटिव अगर आपको क्लियर करना है, यू रिक्वायर पेशेंस एंड 6-8 महीने अच्छे से पढ़ाई चाहिए मिनिमम, है ना। कई लोग तो 1-1 साल देते हैं, हम तो पूरा 1 साल दिए यार। सेकंड रीजन तो सर मुझे लगता है कि सीएसईटी और एग्जीक्यूटिव के बीच का गैप अभी कम हो चुका है। अगर जैन में रिजल्ट आ रहा है तो जून में हो रहा है, दे पा रहे हैं एग्जैक्टली। बट वो तो फिर भी चलो स्टूडेंट के पास चॉइस है, अगर वो चाहे तो जून के बाद दिसंबर दे सकता है, बट मोस्टली नहीं देते हैं, मोस्टली नहीं देते हैं। एंड अगर आप एक ग्रुप करो तो फिर भी पॉसिबल है, उसमें भी आपको पूरे दिन रात देने पड़ेंगे। आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पूरा दिन रात देना पड़ेगा। बिकॉज अभी ना हमारा कोर्स ऐसा नहीं है कि आप मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी जी रहे हो। और बहुत सारे लोग बोलते हैं 5-6 घंटे में क्लियर हो सकता है दिन की पढ़ाई के। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वो लाखों में कोई एक बच्चा होगा जो निकाल सकता है, जिसके पास ऑलरेडी कोई ना कोई डिग्री होगी सीए जैसी, या कोई जिसके पास एक बेस नॉलेज है, वही कर सकता है। अदरवाइज पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। सौमिल सर ने निकाला 1 हफ्ते में, लेकिन उनके पास सीए का बैकग्राउंड था बाय द वे। सो ऐसे लोगों के लिए पॉसिबल है। एग्जैक्टली। सो टॉपिक हम आएंगे बाद में वापस। बट सर मैं तो आपकी बात पे अग्री करती हूँ कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ये सारी चीजें हैं। बट सर आप लोग मेरी बात से अग्री करोगे कि सीएस में ना 3 सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट जो होते हैं, कंपनी लॉ एक तो हो गया, टैक्स क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जेआईजीएल इज वेरी वास्ट। इसमें बच्चे अटकते हैं, इसके चलते ही फेल हो रहे हैं बच्चे। तो अप्रोच सर क्या होना चाहिए तीनों सब्जेक्ट का? हम जीआईजीएल से स्टार्ट कर सकते हैं सर। ओके, डेफिनेटली। देखो ये टफ और इजी मेरे को तो ऐसा लगता है सब्जेक्टिव मैटर है। कई बच्चे के लिए टैक्स बहुत इजी होगा, किसी बच्चे के लिए कंपनी लॉ बहुत इजी होगा, किसी बच्चे के लिए जीआईजीएल बहुत इजी होगा, और किसी के लिए सेम गोज वाइस वर्सा कि वो टफ होगा। तो ये बहुत सब्जेक्टिव मैटर है। जैसे मुझे पर्सनली प्रैक्टिकल से डर लगता था, थ्योरी में कोई भी दे दो मैं कर सकता था जब मैं स्टूडेंट था। एंड इनफैक्ट अभी भी ऐसा होता है कि कई बार मैं प्रैक्टिकल चीजें जब कोई पढ़ा रहा है मैं जाके बैठता हूँ, तो एज अ स्टूडेंट मेरे को भी चीज समझने के लिए कई बार टाइम लगता है कि हाँ भाई ये प्रैक्टिकल ऐसा ऐसा है। तो सबकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, उस हिसाब से डेफिनेटली होता है। बट यस, जेआईजीएल की अगर मैं बात करूं, देखो जेआईजीएल ना पहले ओल्ड सिलेबस में बढ़िया था। आईएलजीएल
नहीं, अभी का 2017 में भी इनफैक्ट अच्छा, जो सिलेबस okay. था JIGL, उसमें भी बढ़िया था। JIGL आराम से मैं 3.5 महीने में खत्म कर देता था सिलेबस, 3.5 महीने में आराम से हो सकता था वो वाला। अभी लेकिन बहुत बढ़ गया है, केस लॉज नए वाले कोर्स में बहुत ऐड हुए हैं। सो इनफैक्ट कुछ टॉपिक्स इसमें नए आ गए हैं, जैसे कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये तो आए हैं। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉपिक्स थे उसमें भी एडिशंस हुए हैं। सो वास्ट बहुत है डेफिनेटली, एज यू सेड। एंड इसमें JIGL में टेक्निकल वर्ड्स बहुत आते हैं। अब जैसे अब टेक्निकल वर्ड्स बहुत आते हैं, अब वो आपको ऐसा बच्चे पूछते हैं सर हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं, लेकिन जहां पे टेक्निकल शब्द आना चाहिए, अक्यूज्ड आना चाहिए, तो वो तो अक्यूज्ड ही आएगा ना। जहां प्लेंटिफ आना चाहिए वो तो प्लेंटिफ ही आएगा ना। जहां पे जो टेक्निकल टर्म, जैसे कई मैक्सिम रिक्वायर्ड होती है, कई बार ना चेकर वो सिर्फ मैक्सिम देख के वो खुश हो जाता है कि हाँ यार इसने मैक्सिम लिखा है, लैटिन मैक्सिम है, तो वो कई बारी मुझे ऐसा लगता है कि वो टेक्निकल टर्म्स जब याद हो ना तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है रिजल्ट में। सो JIGL के लिए प्रिपरेशन के लिए यार थ्योरी है, तो मैं तो हमेशा से ये समझता हूँ कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो भी है, पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो पहले तो पूरा चैप्टर पढ़ा, देन उसके बाद में से फॉर एग्जांपल एक बार मैंने चैप्टर रीड किया, उसके बाद में मैंने जो मेन पॉइंट है, से फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ, एक टॉपिक ले लेते हैं, से मैं सिविल प्रोसीजर कोड में समरी प्रोसीजर पढ़ रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल, तो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए मैंने। ओके, सो मैंने कंटेंट एक बार पढ़ लिया है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ऑब्वियसली जिस भी टीचर से आपने पढ़ा है आपको आ गई है, अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्कआउट कर लिए हैं, अब आपको पूरा वापस से कितनी बार आप पढ़ते बैठोगे, कितना टाइम जाएगा आपका। सो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समरी है, या हैंड रिटन खुद के हैं या किसी और के समरी है, तो वहां से बार बार रिवीजन होना चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको उसका अंदर क्या लिखना है वो याद नहीं है, तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस इज द की थिंग विच कैन प्ले अ रोल। राइटिंग प्रैक्टिस भी उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो वर्नाकुलर मीडियम से हैं। जैसे कई बच्चे होते हैं जो कंसेप्ट क्लैरिटी ले ली, वो अपने आप लिख पाएंगे अगर कोई उसका क्वेश्चन आ गया, बिकॉज उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, उनको आंसर फ्रेम करते आता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, दे नो हाउ टू फ्रेम, उनका प्रेजेंटेशन अच्छा है। सो वो चीज इंपैक्ट करती है राइटिंग में, क्योंकि जब मैं आपको ओरली कोई चीज बता रहा हूं तो मैं बोल सकता हूं ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन राइटिंग में तो आप मुझे देख के जज करने वाले हो ना। और अगर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है बाय चांस, तो फिर मेरे दिमाग में तो है वो चीज, लेकिन मैं आपको बताऊं कैसे, मैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करूं। तो उसके लिए रीडिंग रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई जितने भी रैंकर सब पूछो सब यही बोलते हैं हमने मल्टीपल रिवीजन किया था। और मल्टीपल रिवीजन का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि भाई मैं जितने ज्यादा रिवीजन करूंगा उतनी समय तक मेरे को दिमाग में चीज रहेगी। कोई नंबर होता है, जैसे मेरी डैड का नंबर मेरे को याद है, लेकिन हो सकता है मेरे को किसी फ्रेंड का नंबर याद नहीं है। क्यों? डैड का नंबर बहुत बार मैं ऐसे ही डायल कर देता हूँ, सेव नहीं है, या फिर कई बारी तो ऐसे डायल हो जाता है, तो वो मेमोराइज होते रहता है, तो याद है। जो चीज मेमोराइज नहीं होती वो भूल जाते हैं। कोई पुराने मतलब कि 2011-12 की बात करो तब भी कोई नंबर होगा, लेकिन आज भूल गए हम, है ना। सो कोई नंबर होगा लेकिन वो याद नहीं है, क्योंकि वो मेमोराइज नहीं हुआ ना। नाम भूल जाते हैं यार, स्टूडेंट हमारे क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, कल पूछा था नाम, दूसरे दिन कई बार याद नहीं है, वो हमारे साथ भी होता है। तो नाम जैसी चीज भूल जाते हैं, तो एक वर्ड है, तो इतनी चीजें, तो वो बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर हम भूल जा रहे हैं, पढ़ते हैं तो भूल जा रहे हैं। तो वो यही चीज है कि रिवीजन करना पड़ेगा। JIGL जैसे सब्जेक्ट में मुझे लगता है राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मेन रोल प्ले करती है, खासकर उनके लिए जैसा सेट जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। समरी बहुत मैटर करती है। टेक्निकल वर्ड्स लिखना जरूरी है। अपनी लैंग्वेज में डेफिनेटली आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जहां टेक्निकल वर्ड्स आने चाहिए वहां पे आने ही चाहिए, डेफिनेटली फॉर श्योर आने चाहिए। कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छा नहीं है तो वो ऐसा हो जाएगा कि आप रट्टा मार रहे हो, कहीं ना कहीं भूल जाओगे। और रटना और याद करने में डिफरेंस है। रटना वो होता है बिना समझे पढ़ लिए, और याद करना वो होता है आपको पता है वो चीज क्या है, उसके बाद में आप उसको याद इसलिए कर रहे हो ताकि मैं लिख पाऊं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और वो याद करना इंपॉर्टेंट है हमारे CS एग्जीक्यूटिव में। और पूरा याद नहीं करना, समरी मेन पॉइंट्स एटलीस्ट आपको याद है तो आप फ्रेम कर लोगे आंसर। तो हाँ, तो लाइक JIGL में अगर मैं समरी दे दूं, लाइक शॉर्ट बता दूं, तो उसमें इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल रिविजन्स करें, समरी नोट्स बनाएं और राइटिंग प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली। और उसके साथ साथ एक बार तो मेन रीडिंग होना जरूरी है। अगर आप मेन रीडिंग ही नहीं करोगे, सिर्फ समरी के भरोसे जाओगे, जैसे लास्ट में कई बच्चे आते हैं सिर्फ समरी से पढ़ लें, तो भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ समरी के बेसिस पे आपको सिर्फ हाईलाइट चीजें याद है, लेकिन मेन चीजें याद नहीं है ना। मूवी 3 घंटे की है, मैं आपको उसको 1.5 घंटे में बता रहा हूँ, तो पूरी मूवी तो नहीं है ना वो। सो डेफिनेटली वो ऐसी चीज है कि आपको पूरा तो एक बार पढ़ना ही है, और फिर समरी बाद में बनानी है। एग्जैक्टली। और फिर समरी से आप रिवीजन कर सकते हो। दैट्स ट्रू। ओके,
कमिंग टू शुभम अवध सर, कंपनी लॉ सर, उसका क्या अप्रोच होना चाहिए? आई थिंक यार मैम, कंपनी लॉ की अगर हम बात करें ना, तो एक चीज जो बोला डिफिकल्ट है सब्जेक्ट, तो मेरे को ऐसा लगता है, जैसे मैंने ना एक बार जैसे अकाउंट्स पढ़ना स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल मैं कोई लेक्चर देख रहा था अकाउंट्स का, आशीष सर का ही देख रहा था आई थिंक, और तो मुझे वो थोड़ा टफ लगा, तो मैंने सर को बोला यार सर ये सब्जेक्ट मेरे को है ना बहुत टफ लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो क्या होता है ना कि टफ सब्जेक्ट कब होता है कि जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कंपनी लॉ में समझने में प्रॉब्लम नहीं आती है। सी प्रॉब्लम कहाँ आती है कंपनी लॉ में, अब कहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, कहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन है, कहाँ पे कौन सा फॉर्म है, प्रोसीजर कहाँ है, बोर्ड रेजोल्यूशन कहाँ है, यूनानिमस रेजोल्यूशन कहाँ है। मतलब प्रॉब्लम ये है कि इतना वास्ट है कंपनी लॉ का। अगर मॉड्यूल भी देखोगे तो 900 पेजेस का मॉड्यूल है अप्रोक्सीमेटली। इतने वास्ट कंटेंट को कैसे कवर किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है। सेकंड थिंग, कंपनी लॉ का अगर पेपर देखोगे तो इट्स प्योरली केस स्टडी बेस्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन बेयर मिनिमम होते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो डेफिनेटली बच्चे आंसर करके आएंगे, लेकिन अब क्वेश्चंस आते हैं पूरे केस स्टडी बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। उसमें बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कंसेप्ट को रिकॉल ही नहीं कर पाते, या कंसेप्ट रिकॉल कर रहे हैं लेकिन उनका कंक्लूजन नहीं कर पा रहे, या कंक्लूजन गलत कर दे रहे हैं। सेकेंड प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कि यार अब कंपनी लॉ को है ना मेनली मतलब लिखना कैसे है। चलो समझ में सब आ गया, लिखना कैसे है ये सबसे बड़ी बड़ी समस्या है कंपनी लॉ की। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कंपनी लॉ में ना यार आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। CST, सबसे पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी। बिना कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आप कंपनी लॉ में स्कोर कर ही नहीं सकते। और वैसे भी कंपनी लॉ का ऑल इंडिया हाईएस्ट भी बहुत कम आता है। अगर कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो 70s में ऑल इंडिया हाईएस्ट आता है। वैसे ICSI मार्क्स देती नहीं है इंस्टीट्यूट मतलब क्या है कि कंपनी लॉ में थोड़ा कटछट करती ही करती है। तो हमारी शान है तो वो उसमें तो है ऐसा है कि पूरा पेलेंगे आपको, है ना। थोड़ा भी ऐसा कहीं रखेंगे नहीं कि भैया आपने थोड़ा इजी डाल दिया। लास्ट टाइम का भी पेपर देखोगे तो क्वाइट डिफिकल्ट पेपर था। सो अब कंपनी लॉ में 3 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहली जो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी कब आएगी, जब आप किसी के लेक्चर्स देख रहे हो या खुद से भी आप पढ़ रहे हो तो इन डेप्थ पढ़ रहे हो, तो एक बार आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी। जैसे सर ने बताया, रट्टा वो होता है ना कि बिना समझे आपने उसको याद कर लिया, जैसे 3 इडियट्स में चतुर करता था। तो बट यहाँ ना आप याद कर ही नहीं सकते। मेरे को एक बात बताओ, प्रैक्टिकली 900 पेजेस क्या हमें याद हो सकते हैं वर्ड बाय वर्ड? नहीं हो सकते हैं। और ऐसे बड़े CS और दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो है, दूसरे सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक कंपनी लॉ का पेपर देना है। तो याद किसी को नहीं हो सकते, हमें भी नहीं है यार। वर्ड बाय वर्ड थोड़ी मॉड्यूल हमें भी याद है, नहीं होती है याद। सो प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है। एंड सेकेंड थिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आपको करना है सेल्फ स्टडी। 3 चीजें मैंने बताई है। CST सबसे पहला कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो आप अच्छे लेक्चर्स देखो, जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी आपके फैकल्टीज हैं, उनके आप लेक्चर्स देखो। ऑब्वियसली बात है, हम यूनिक एकेडमी भी इनटू द टीचिंग काफी सालों से हम पढ़ा रहे हैं। आई थिंक 8-10 साल हो गए हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। सेकेंड, सेल्फ स्टडी। बच्चों को क्या लगता है ना कि जो हम पढ़ रहे हैं ना बस उतना ही है, लेक्चर्स देख रहे हैं उतना ही है, लेकिन लेक्चर्स के बाद आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। खासकर जो बच्चे रिकॉर्डेड देखते हैं ना यार, कभी भी ना एट वन टाइम आप 4-5 लेक्चर देखना ही नहीं। एक लेक्चर देखो, पॉज करो, 15 मिनट्स का रिवीजन करो, देन सेकंड लेक्चर्स देखो। क्या बात कही, तो होगा यूं, हाँ तो होगा यूं क्या कि वो जो लेक्चर्स हमने देखा है ना वो 15-20 मिनट्स में रिवाइज कर लेंगे हम लोग। तो जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि लिंकअप है। कंपनी लॉ का अगर आप सेक्शन देखोगे, अगर हम 164 पढ़ रहे हैं तो उसका लिंक 167 में, 160 मतलब कहीं ना कहीं लिंकअप, एक दूसरे से लिंकअप है। तो वो बहुत जरूरी है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। बच्चे आजकल है ना बहुत सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा, मतलब घर पे जाके एक बार लेक्चर्स हो गए उसके बाद में घर में पढ़ते ही नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है। एंड थर्ड थिंग, मतलब ये ऐसा है कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो है टेस्ट सीरीज। बिना लिखे, बिना सेल्फ असेसमेंट के हम एग्जाम में चले जाएं। यार आज इतने बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स हैं, वो भी मैच खेलते हैं तो उसके पहले प्रैक्टिस करते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी जब पढ़ाने जाते हैं तो उसके पहले हम देख के जाते हैं क्या पढ़ाना है। इवन तो 10 साल से पढ़ा रहे हैं फिर भी देख के जाते हैं कि इसको फ्लो, कौन से फ्लो में हमको पढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, जितना सेल्फ इवैल्यूएशन करोगे, उतना बहुत जरूरी है। दूसरा एक प्रॉब्लम ये आता है ना कि हम आजकल है ना इतने लोगों में इन्वॉल्व है, इससे पूछ लो, उससे पूछो, तू क्या कर रहा है, मेरा दोस्त ने ये पढ़ा होगा, इसने ये पढ़ा होगा। तो कंफ्यूजन वहां ज्यादा क्लियर होगी, बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई है। तो आपको स्ट्रिक्ट उसी पे रहना है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, रिवीजन करो एंड टेस्ट सीरीज दो। और जितने आप ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे उतना आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। एंड एक और चीज मैं ऐड करूं कि जो वर्नाकुलर मीडियम के स्टूडेंट हैं लाइक मी, मैंने भी अपना बेसिक एजुकेशन जो हिंदी मीडियम से करा हुआ है, तो उनको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब कैसा कि आपको आता है
लेकिन ये बोलने के काम नहीं चलेगा ना कि मुझे आता है, एटलीस्ट आपको उसको प्रेजेंट करते आना चाहिए। हम इंग्लिश का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, बट लिखना तो हमें इंग्लिश में है, तो जो आपने लिखा है उसको समझ में भी तो आना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपने मेहनत ज्यादा करनी है, आपने राइटिंग प्रैक्टिस तूफान, मतलब बहुत ज्यादा आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। बाकी कंपनी लॉ वास्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, और प्रैक्टिस अगर हम लोग करेंगे तो डेफिनेटली हम कंपनी लॉ में एक्सेल कर सकते हैं। दिस टाइम आल्सो वन ऑफ आवर स्टूडेंट स्कोर 79 इन कंपनी लॉ, 79 एंड आई थिंक विच इज ऑल इंडिया हाईएस्ट। सो आते हैं, सभी नहीं मेहनत करें तो डेफिनेटली सर आते आप हैं। क्या पढ़ा रहे हो ऐसा कि 79 लेकर आ गए? नहीं, लेकिन आई थिंक हमेशा हम ये बोलते हैं कि किसी भी स्टूडेंट के रैंक में या किसी भी स्टूडेंट के स्कोर में फैकल्टी का रोल बहुत छोटा होता है, बच्चे की मेहनत बहुत बड़ी होती है। मतलब अगर हमसे पढ़ के 79 आया तो हमसे पढ़ के बच्चे फेल भी तो हुए ना। तो कहने का मतलब यह है कि यार हमारी नो डाउट एक अच्छा मेंटोर मिलना बहुत जरूरी है, एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप एक्सेल करोगे उसमें। तो आई थिंक कंपनी लॉ में यही ध्यान रखना है कि मेहनत करते रहना है। तो इनका कंपनी लॉ में जहां तक मैं समझ पाई हूँ, इट्स सीएसटी में पूरा कंक्लूड हो गया, Correct, कॉन्सेप्शनल correct. क्लैरिटी, सेल्फ रिविजन, and टेस्ट test सीरीज। वाओ, बहुत अच्छा मंत्र है ये। Yes. इससे कंपनी लॉ आराम से क्लियर हो भी सकता है। डेफिनेटली। नाउ कमिंग टू टैक्स तो लाइक मुझे भी थोड़ा बहुत टफ लगता था मेरे टाइम पे। और एक दिन में कैसे सर टैक्स को कर सकते हैं यार? मतलब कल एग्जाम है और एक्चुअली ना टैक्स इसलिए टफ था, मैं ऐड कर दूं, टैक्स इसलिए टफ था कि हमने सौमिल सर से नहीं पढ़ा था। वाह, अच्छा। मैम देखिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है ऑफ कोर्स बहुत वास्ट, लेकिन वो बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। तो जैसे मैं जब खुद पढ़ता था तो मैंने भी टैक्स जब स्टार्टिंग में पढ़ना चालू किया तो मेरा भी इंटरेस्ट क्यों जागा, क्योंकि मुझे वो सब्जेक्ट बहुत प्रैक्टिकल लगता था। मतलब मैं तो टैक्स के लिए ऐसा दीवाना था कि मैं जब कोचिंग से निकलता था, घर तक पहुंचता था, तो मैं टैक्स रिवाइज करता था कि आज सर ने क्या पढ़ा है, इसके बाद क्या पढ़ा है, इसके बाद क्या पढ़ा है। मैं खाना खाते खाते भी टैक्स रिवाइज करता था ताकि मेरा एक सब्जेक्ट रिवीजन हो जाए, है ना। वो मुझे फिर बुक खोल के मैं 10 मिनट में पलटा लेता था। तो एक ये बात थी, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बच जाता था। अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई देखो, हर कोई इतना दीवाना नहीं होता है, वो तो है ना, सबको पता है, इट इज फाइन। तो एज अ फैकल्टी हर क्लास में ही पढ़ रही है। दो टैक्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रखता है वो रखता है कंसिस्टेंसी। मैं बच्चों को राइट फ्रॉम द डे वन कहता हूँ कि भाई अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया तो आप अगले 10 दिन मत आओ। मैं तो बहुत ऐसे बच्चों से ऑनेस्ट रहता हूँ कि देखो जैसे सैलरी का चैप्टर है 12 दिन चलता है, अब 2-3 दिन आए, 2 दिन नहीं आए, फिर आप बोलते हो यार सर समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि टैक्स सब्जेक्ट ही नहीं कि आप छोड़ के पढ़ो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस रखता है आपकी कंसिस्टेंसी। आपको डेली क्लासेस करनी है, मतलब करनी है। डेली जो मैंने आपको पढ़ाया या जो भी आपने पढ़ा हुआ है, डेली उस क्वेश्चंस को लिख के रखना है। और पता नहीं सीएस वाले बच्चों में ऐसा पता नहीं क्यों है कि उनको लगता है कि टैक्स में भी थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, रोज क्लास में पूछते हैं, रोज सर टैक्स में थ्योरी कितना आता है? अरे भाई टैक्स में थ्योरी नहीं आता है सर, हमें मार्क्स चुनने हैं ना कि कहीं से तो मिल जाए। हाँ, बट दैट इज ट्रू। बट मैं रोज कहता हूँ यार थ्योरी नहीं आती है, 85 to 90 मार्क्स का सॉल्विंग ही रहेगा। फिर भी रोज 2 बच्चे पूछते हैं थ्योरी में क्या आएगा, थ्योरी में क्या आएगा। तो भाई देखो टैक्स प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हाँ, आती थी। है ना, तब आता था। मेरे टाइम पे भी थोड़ी बहुत आई थी। तो अभी देखिए आपका जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, तो आपको डेली क्लासेस करनी है। डेली जो मैं कुछ क्वेश्चंस क्लास में बनाता हूँ, ट्रिकी क्वेश्चंस बनाता हूँ, वो खुद आपको सॉल्व करके देखना है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक अपना ऑलरेडी है, मतलब जो भी क्वेश्चन बैंक आप रेफर करते हो तो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक करना रहता है। और मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपके पास और ज्यादा टाइम हो, मतलब जो यूनिक से नहीं कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप सी इंटर वगैरह के भी मॉड्यूल्स आपको करने चाहिए अगर आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो। और जो हमारे वाले बच्चे तो उनको तो हम ही क्लास में पूरा का पूरा करवा के लेते हैं। तो ये तो हो गया समझिए आपके डेली बेसिस की प्रैक्टिस। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे आपको उसको कंपाइल करना है, तो वो तब पॉसिबल होगा जब आपने डेली बेसिस पर पढ़ा। अच्छा। और सिर्फ ये टैक्स के लिए नहीं, सारे सब्जेक्ट्स के लिए मंत्र है कि जितना क्लास में पढ़ा है उतना ही रिवाइज करो। हम तो कहते हैं एक भी पेज एक्स्ट्रा मत पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो, जितना हमने बोला है बस उतना रिवाइज करके आ जाओ। क्योंकि जब हम ही रिवीजन कराएंगे, हम ही मैराथन कराएंगे, तो हम ही आपको बताएंगे कि भाई ये देखो ये अब एग्जाम के लिए काम का नहीं है। तो जब आप सेकंड रिवीजन में जाओगे ना तो इसको आप टच भी मत करना। एंड जब आप सेकंड रिवीजन में जाओगे तो कौन से क्वेश्चंस एकदम घटिया वाले क्वेश्चंस है, रद्दी वाले क्वेश्चंस है। मतलब बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अपने को पढ़ के समझ में आता है, इसका आंसर आता है। तो जब आता है तो हम कहते हैं उसमें 3 सेकंड भी क्यों डालने का, पहले आप लिख दो वेरी इजी, उसको फिर नेक्स्ट वाले में आप मत पढ़ो। तो एक दिन में आपको कैसे कंपाइल करना है, तो जो बच्चे बहुत मॉड्यूल देते हैं उनको तो एक दिन का भी गैप नहीं मिलता है। तो आपके पास अगर समरी बनी हुई है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम जो समरी प्रोवाइड करते हैं उससे करो। और मैं हमेशा कहता हूं कि मैराथन एग्जाम के पहले तब काम में आते हैं जब आप खुद थक चुके हो। मैं खुद इस बात को फेवर नहीं करता हूं कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन देखना चाहिए। मैं बच्चों को हमेशा कहता हूं कि यार आप ना खुद पढ़ो, जो खुद से आप रिकॉल करोगे आपको अगले दिन याद आएगा। लेकिन जहां पर आपकी थकावट हो गई है एग्जाम के एक दिन पहले,
या फिर आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं हो रहा है, बहुत स्लो जा रहे हैं, तब आप मैराथन उठाओ, और तब आपको एक्चुअली हेल्प करता है। इसलिए कई बच्चे बोलते हैं ये सर एग्जाम के एक दिन पहले मैराथन लो, मैराथन लो। अरे भाई वो तो हमारी मेहनत है ना, आपकी मेहनत क्या है? हम तो कर लेंगे सर मार्केटिंग के लिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो ले ही सकते हैं, साल भर पढ़ा रहे हैं, एक दिन और पढ़ा लेंगे, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज एक दिन पहले आपको याद आना चाहिए, और वो ऑनेस्टली आपको तब याद आएगा जब आपने मेहनत की हो, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लास्ट मोमेंट के लिए मैराथन रखना है जब आप थकान आपकी हो गई हो तब। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। फिर क्वेश्चन सॉल्विंग को बच्चे पूछते हैं, तो एक दिन पहले क्वेश्चन सॉल्विंग करके मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अब देखो एमसीक्यूज तो नहीं, अब अगर मैं न्यू सिलेबस की बात करूं तो वहां पर बड़े बड़े क्वेश्चन हो गए, तो बड़े क्वेश्चन में आप 15, 20, 30 क्वेश्चन करके जाओगे, लेकिन उसकी क्या गारंटी कल आ जाएगा? कोई गारंटी नहीं है ना। ठीक है, तो मैं तो बच्चों को ये कहता हूँ कि आप एक दिन पहले जितना ज्यादा प्रोविजन रिवाइज करके जाओगे, जितना ज्यादा प्रोविजन आप देख के जाओगे, उतना ज्यादा आपको याद रखने की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। आपने साल भर क्वेश्चन सॉल्विंग किया ना, और टैक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि भाई एक दिन पहले किया तो ही कल याद आएगा, ऐसा टैक्स थोड़ी है। टैक्स में एक बार आपने कर लिया है ना, आपने एक बार कर लिया तो 100% आपको एग्जाम में याद आना ही आना है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो बच्चों को ध्यान रखने चाहिए। टैक्स में मतलब बेसिकली कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन सॉल्विंग इज इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बच्चों का टाइम मैनेज नहीं होता है, फिर किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना है वो नहीं होता है। तो ये टेस्ट सीरीज के बिना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, इंटरनल कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे इंटरनल टेस्ट सीरीज हो चाहे बाद वाली, लेकिन टेस्ट सीरीज इज मस्ट। मैं एक छोटा सा आपके साथ इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब मैं सीए फाइनल का एग्जाम दे रहा था तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट था, तो तब ना मैंने टेस्ट सीरीज लगा तो ली थी, लेकिन मैंने रिवीजन नहीं कर पाया था, सिर्फ 2 ही चैप्टर मेरे हुए थे। बट मेरी दीदी भी सी है तो मेरे बहुत पीछे पड़ी थी यार, टेस्ट सीरीज दे दे दे। तो मैं हॉस्टल से बाइक लेकर निकला, मेरा मन करा था यार मैं पलट जाऊँ, चले जाऊँ हॉस्टल, नहीं देना है वापस टेस्ट सीरीज, लेकिन मैं बोला चलो जो होगा यार देखा जाएगा। मैं ऐसे ही समझ लेता हूँ कि भाई देंगे, बीकॉम समझ के दे देंगे, देखा जाएगा, क्योंकि इंटरनल टेस्ट सीरीज है, कोई तो अपने को जज कर नहीं रहा है उसमें। तो मैंने जाके दिया, और 2 ही मैंने सब्जेक्ट चैप्टर पढ़े थे, और बिलीव मी उसमें मुझे 48-49 मार्क्स आए थे। तो मेरा तब जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मुझे लगा यार मैं सिर्फ 2 चैप्टर पढ़ के जब मैं इतना ला सकता हूँ, तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया तो पास तो ही जाऊंगा ना। तो इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ओके, यस मैम, डन। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी नॉलेज दे दी। मतलब बच्चे मेरे को हमेशा पूछते रहते थे कि इंडिविजुअल के बारे में बताओ, और अभी तो गुरु लोगों ने ही बता दिया हमें कि क्या है। सो अमेजिंग। एंड सर जैसे आप लोग तो दिन रात बच्चों के साथ बातचीत करते रहते हो, अप्स एंड डाउन आपका बच्चों के साथ होता है, तो आपने ऐसी क्या क्वालिटी लाइक बच्चों में ऑब्जर्व की कि ये 3 क्वालिटी तो आपको फेलियर की तरफ लेके जाएंगे, 3 टॉप रीजंस जिससे बच्चे फेल हो रहे हैं? सबसे पहली चीज तो है ना, बच्चों में थोड़ा डिसिप्लिन नहीं होने की वजह से ना रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा। जैसे मैं बताऊं, बच्चे जब ईटी क्लियर आते हैं तो उनका जो जोश है वो पीक पे होता है। जैसे जैसे लेक्चर स्टार्ट होते हैं, 1 महीना 2 महीना होता है, उनका जो ग्राफ है वो डाउन होता रहता है। इनफैक्ट जब एग्जाम आती है तो हम एकदम अलर्ट होने चाहिए, लेकिन बच्चे फिर धीरे धीरे आप जैसे फेस टू फेस में भी अगर देखोगे तो 300 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लेकिन अगर एंड में देखोगे तो वो 50 हो जाएंगे। सो डिसिप्लिन बहुत लैग करता है कि जहाँ पे, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि इट्स लाइक अ स्टोरी, अगर आप बिगिनिंग उसका मिक्स कर दोगे तो एंड तक कुछ समझ नहीं आना आपको। तो अब बच्चे क्या करते हैं कि चलो ठीक है नेक्स्ट टॉपिक से आएंगे, अगले चैप्टर से करेंगे, फिर बच्चे बोलते हैं कि चलो ये अटेम्प्ट नहीं देते हैं, अगला अटेम्प्ट देते हैं, तो यहाँ तक आ जाता है। तो डिसिप्लिन आई थिंक सबसे मेन रीजन है। एंड आई थिंक मोदी सर कुछ यस, डिसिप्लिन तो 100% है यार, मतलब उसके बिना तो कोई चीज नहीं है। एग्जीक्यूटिव जैसा जो हमारा स्टेज है उसको क्लियर करने के लिए रिक्वायर एटलीस्ट 6 months 8 months, अगर दोनों ग्रुप आप निकाल रहे हो, बहुत शिद्दत से मेहनत करना पड़ेगा। सो डिसिप्लिन इज 100% द फर्स्ट फैक्टर। सो यस, डिसिप्लिन तो गाइज 100% इंपॉर्टेंट है ही, बिकॉज अगर डिसिप्लिन नहीं है तो कोई भी चीज ही नहीं हो सकती ना। अगर आपको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, कुछ भी बनना है, डिसिप्लिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूअसली अगर 8 महीने 9 महीने देंगे, तभी उसके बाद में ऑब्वियसली बात है कि हमारा 2 ग्रुप अगर आप एक साथ दे रहे हैं तो वो क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है यार, मुझे लगता है स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। हार्डवर्क के साथ साथ हार्डवर्क एक ये हो गया कि 100% मेहनत, अपना एफर्ट डालना है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट करता है। स्मार्ट वर्क अब किस सेंस में इंपॉर्टेंट करता है, तो स्मार्ट वर्क हो गया, अब जैसे कई बच्चे होते हैं जो खुद की राइटिंग जब लिखते हैं तब उन्हें ज्यादा अच्छा समझ में आता है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए क्या है। अब जैसे अब्बर सर खुद लिखते हैं, उसके बाद में वो चीजों को समझते हैं, जितना मैं इनको देखता हूं। और मेरा ऐसा है, मेरे को लगता है कि मैं खुद लिखूंगा तो वो टाइम वेस्ट होगा, मैं डायरेक्टली उसको याद करता हूं। तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। आपको वो इवेल्युएट करना पड़ेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्या आपको जल्दी समझ में आता है, कैसे समझ में आता है। कई लोग होते हैं जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसकी कोई स्टोरी बना के याद करते हैं तो
डिफिकल्ट चीज जल्दी याद हो जाती है, सोमिल सर आई थिंक वैसे करते हैं। और कई लोग हैं जो डायरेक्टली समझ के उसको डायरेक्टली याद करने की कोशिश करते हैं। क्या आपकी स्ट्रेंथ है वो आपको एनालिसिस करना पड़ता है, और वो स्कूल डेज या इन सब से आई थिंक ज्यादा डेवलप होता है कि आपको जो चीज एक बैठ गई उसी में आप फिर फिट होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत एक जरूरी चीज है एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के लिए। बच्चे सोचते हैं 200 लाना है, 200 लाना है, 200 लाना है, पास हो जाना है, पास हो जाना है, पास हो जाना है। वो होना ही नहीं चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए मेरे को सारे सब्जेक्ट में 70, 80, 90 ऐसे मार्क्स लेके आना है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, सारी चीज कंप्लीट करनी है। तो बच्चे आधा अधूरा जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका डाउनफॉल आना ही आना है। आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया। अब कई बच्चे होते हैं मेरे को बोलते हैं सर ये वाला सब्जेक्ट मैं ये वाला सब्जेक्ट कहता हूँ, ये चैप्टर मैं छोड़ रहा हूँ, अब ये चैप्टर मैं छोड़ रहा हूँ, अब यार उस चैप्टर से पूछ लिया 21 नंबर का, ठीक है, हो गया मोए मोए। तो वो दिक्कत बहुत है, वो दिक्कत बहुत है। उसके बाद में कई बच्चे पढ़ते पूरा है लेकिन अटेम्प्ट पूरा नहीं करते हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो अटेम्प्ट करना 100% इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब सारी चीजें स्मार्ट वर्क इन द सेंस कि आप पूरा पढ़ो, स्मार्ट वर्क इन द सेंस अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस देखो, स्मार्ट वर्क इन द सेंस आप 100% पेपर अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर 100% पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती है उससे। कई बार ऐसा होता है कि यार कुछ क्वेश्चन मैंने लिख दिया, आता नहीं था, जैसा जैसा हो सकता है एक मिल गया, और एक एक करके ही वो समंदर बनता है। वो वैसी वाली बात है, बहुत 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 मैटर करता है वो। सो 100% पेपर तो आपको अटेम्प्ट करना ही है, कंसेप्ट क्लैरिटी रखनी ही है। एंड आई थिंक यस सोमिल सर विल ऐड समथिंग। यस, जो हमारी स्टार्ट ही हुआ था कि आजकल पासिंग परसेंटेज बहुत कम आ रहा है। तो देखो हरिवंश राय बच्चन साहब जी भी कह के गए थे भाई जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। एंड इफ इट वुड हैव बीन इजी एवरीवन वुड हैव डन इट। अगर इजी होता तो पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों होता। और जैसे सर ने कहा, मोदी सर ने कहा कि डिस्ट्रैक्शंस हैं बच्चों के, इसमें मतलब कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन आजकल का एरा भी ऐसा हो चुका है कि थोड़ी उसमें बच्चों की भी गलती नहीं है, क्योंकि आपको सोशल मीडिया इतना कंज्यूम करता है कि सोशल मीडिया इज नॉट द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। आप हर 15 सेकंड में आप चलते फिरते चलते चलते पानी भी पी रहे हैं तो यहाँ पर मोबाइल देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। तो ये चीज देखिए क्या है। और ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हम अभी पढ़ाने में है ना, कोई बिजनेस में है ना, मैम अपने जॉब में है। देखिए ये सब जो काम है ना, काम एक तपस्या की तरह है। आपको कंसिस्टेंसी डालनी ही पड़ेगी और आपको ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी। ये कैसे होगा, तो मैं बहुत सिंपल चीजें बच्चों को बोलता हूँ कि जब आप मोबाइल यूज करते हैं तो उसमें प्लीज आप स्क्रीन टाइम डाल के रखिए, नहीं तो आप एप्लीकेशन वाइज स्क्रीन टाइम डाल के रखिए कि इंस्टा 15-20 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करना है। क्योंकि आप बिलीव नहीं करेंगे, आप इसको एक हफ्ता करके देखिए और आप अपनी प्रोडक्टिविटी देखिए। है बहुत छोटी छोटी चीजें, सबको ये पता है लेकिन करते कोई नहीं है। आपने MS धोनी के बहुत इंटरव्यूज, परफेक्ट, MS धोनी को लोग जब पूछते हैं कि भाई आप इतने कूल एंड काम कैसे रहते हैं, हम तो एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देके इतना डर जाते हैं, सर क्या होगा क्या होगा, एक हफ्ते पहले से हम पैनिक हो जाते हैं। तो MS धोनी भी क्या कहते हैं कि भाई मेरे हाथ में क्या है, प्रोसेस। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से मेहनत कर सकता हूँ। मेरा काम है डेली क्लासेस करना, डेली पढ़ाई करना, कंसिस्टेंटली जो इंटरनल टेस्ट सीरीज हो रही है वो मुझे देना है, आखिरी में 2 से 3 टेस्ट सीरीज देना है, रिवीजन जहां पर जरूरत है वहां पर करना है, मैराथन जहां पर जरूरत है वहां पर करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो ये मेरी प्रोसेस। अगर मैं अपनी प्रोसेस में ही चूक जाता हूं तो हो सकता है कि रिजल्ट भी चूक जाए। तो ये कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट रहती है। तो जैसे 3 टॉप चीजें सर ने बोली थी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, सर ने बोला था हार्ड वर्क, और तीसरा मुझे लगता है गाइडेंस भी बहुत जरूरी है मैम। क्योंकि आजकल जैसे हम भी फॉर एग्जाम्पल हमको योगा करना है तो हमको ना ऑथेंटिसिटी चाहिए। अभी यूट्यूब पर 100 चैनल्स हैं, 200 चैनल्स हैं, हर किसी का मैसेज आता है, कभी इंस्टा पे पॉपअप आ रहा है कि भाई हम भी करवाते हैं, हम भी। और आजकल तो ऐसे हो गया कि हम बात कर रहे हैं तो अभी आधे घंटे के बाद गूगल का नोटिफिकेशन आ जाएगा, है ना? वो हमारी बातें गूगल हमारी बातें सुन रहा है। तो मेन आज के जमाने में जो दिक्कत है वो हमको ढूंढना है ऑथेंटिसिटी। एक सही गाइडेंस वाला बंदा होना चाहिए, बंदी होनी चाहिए। सही गाइडेंस मिला तो आपकी जर्नी ना काफी आसान हो जाती है। तो सर सही गाइडेंस कैसे ढूंढने, मतलब मार्केट में तो CS को लेके इतनी सारी चीज है, इतने सारे लोग हैं जो खुद शायद क्लियर नहीं हुए वो भी बता रहे हैं। तो सही गाइडेंस, मुझे लगता है सही क्लासेस होना चाहिए, सही गाइड, सही प्रोफेसर्स। तो सही गाइडेंस के लिए हमारे सबसे सही इंसान बता पाएंगे। यार कैसा है कि सही गाइडेंस मतलब भाई अभी है ना, सबका अपना अपना एक पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट होता है हर किसी का। मतलब मैं तो ये नहीं बोलूंगा कि हम तो मतलब हम बेस्ट ही हैं, लेकिन एक चीज यूनिक में क्या यूनिक है ना, मतलब हम लोगों का बेस जो बनाया हुआ है, जैसे हमारे आशीष सर है, फाउंडर आशीष सर जो है, तो उन्होंने बेस जो बनाया ना वो बनाया है कि यार कुछ भी हो स्टूडेंट को सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखो। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, एकेडमी का कोई भी डिसीजन ले रहे हो या कोई भी आप क्लासेस के बारे में बात कर रहे हो,
तो सेंट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आपका स्टूडेंट होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रेवेन्यू। यस, रेवेन्यू ऑटोमेटिकली आता है। अगर हाँ मतलब हाँ यस वही है, प्रोसेस एंड आउटकम। अगर आप फोकस प्रोसेस पे करोगे, आउटकम ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो मेन वही है कि यार देखो, गाइडेंस बहुत है। आपको जो फैकल्टी या जो भी आपको अच्छा लगे, आपने यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे हैं, आपने कहीं और लेक्चर्स देखे हैं, आप चेक करो। आपकी ट्यूनिंग मैच होनी चाहिए। हम लोग रेडियो यूज करते हैं, 93.4 लगाया तो नहीं बजेगा, 93.5 लगाया तो बजेगा, क्योंकि वहां क्या मैच हो रही है, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है। तो बस स्टूडेंट और टीचर की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर यार ये चाहेगा कि मेरे स्टूडेंट का गलत हो। मतलब जितने भी टीचर्स हैं वो तो यही चाहेंगे, क्योंकि अगेन आउटकम इन प्रोसेस। अगर वो टीचर ये बोलेगा कि स्टूडेंट का अच्छा नहीं होएगा, तो डेफिनेटली वो टीचर आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरे को लगता है कोई टीचर ऐसा नहीं है कि जो बच्चों का नुकसान करना चाहेगा, बट आपको कौन से टीचर या कौन से एकेडमी जमती है या बैठती है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप ना लोगों से रिव्यू ले सकते हो, अपने सीनियर से, अपने सीनियर से। बात करूँ ना, तो मैंने यूनिक के बारे में सच में बहुत अच्छा सुना है। तो लाइक मैं खुद जानना चाहती हूँ, यूनिक का रिजल्ट भी कितना अच्छा आया था इस टाइम। 700+ बच्चे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लियर भी हुए हो। तो हाउ इज इट पॉसिबल, लाइक आप लोग कुछ तो अलग कर रहे हो ना, जिससे बच्चे अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। देखो, जैसे सर ने बताया, आशीष सर हमेशा कहते हैं आप स्टूडेंट को पहले मानो। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जहां से भी आए हैं, मैं बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से इतना आगे आ पाया हूँ, अब्बर सर भी, इनफैक्ट सोमल सर भी मिडिल क्लास से इतना आगे आ पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये क्यों हो पाया, ऑब्वियसली बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड यहीं से बच्चे इतना फेम दे रहे हैं, बच्चे इतना प्यार दे रहे हैं, इतने मैसेजेस करते हैं, कॉल करते हैं। तो यार अगर उनके बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर कैसे चलेगा ना। सो एज आशीष सर सेड, स्टूडेंट को ही प्रायोरिटी देना चाहिए। एंड मैं हमेशा कहता हूँ, आप क्लासेस लगाते हो, 2 चीजें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सबको यूनिक पसंद आए, ऐसा नहीं है सबको अब्बर सर पसंद है, सबको मोदी सर पसंद है, सबको सोमिल मंगलानी सर पसंद है। 2 चीजें करनी चाहिए। एक तो उस फैकल्टी के लेक्चर देख लेने चाहिए, अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो दूसरे के भी देख लो किसके ज्यादा समझ में आ रहा है। एक चीज ये, यूट्यूब पे आज दुनिया भर के लेक्चर हैं, मतलब आपको हर फैकल्टी का लेक्चर एक तो एटलीस्ट यूट्यूब में मिल ही जाएगा, है ना, ज्यादा ही मिल जाएंगे। आप कोई पूरा एक चैप्टर भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज क्या करनी चाहिए कि किसी पास स्टूडेंट से रिव्यू ले लेना चाहिए जो उस एकेडमी का है। अगर यूनिक का ही बच्चा बोल रहा है कि यूनिक में लगाना चाहिए, तो कुछ तो ऐसा देखा होगा कि वो बोल रहा है लगाना चाहिए। सीधी सी बात है ना। सो उसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है, पूरा ओपन चीज है। सो आई थिंक वहां से चीजें क्लियर हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत कुछ बता जाते हैं। रिजल्ट्स बहुत कुछ बता देते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर मतलब ऐसा होता कि कोई एकेडमी अच्छी है गंदी है, तो रिजल्ट से भी बहुत सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो जाती है कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है। ऑल्दो बच्चों की उसमें जो बहुत ज्यादा मेहनत होती है, मुझे तो एटलीस्ट, आपने भी CS क्लियर किया, हम सबने CS CA क्लियर किया, तो ये पता है कि फैकल्टी जो पढ़ा रही है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रोड मैप के लिए, लेकिन करना हमको ही है। 20-30% फैकल्टी एक रोड मैप आपको दिखा देगी, समझा देगी, लेकिन करना तो आपको है ना। सो एट द एंड वो आपके ऊपर है। और हम लोग तो क्लास में फोकस यही रहता है, कोशिश यही रहती है कि 100% जो है बच्चों को पहले तो चीज समझ में आए। अगर दिमाग में ही नहीं जा रही है तो फिर तो क्या मतलब है। चीज दिमाग में नहीं जा रही है, बच्चा क्या करेगा फिर। तो पहला तो यही हमारा मोटिव होता है कि हम पहले अच्छे से समझाएं। फिर एक चीज जो यूनिक में मुझे खास लगती है वो है मल्टीपल रिविजन्स। एक बार पढ़ाते समय, मतलब हर फैकल्टी इनफैक्ट बहुत बार उसको रिवाइज कराती है, बहुत बार उसको रिवाइज कराती है। हमारे यहाँ पे आज का जो लेक्चर हुआ है, अगर आप कल आओगे तो वो कल का लेक्चर भले वो 10 मिनट में जो पढ़ा था 1 घंटे 1.5 घंटे में रिवाइज होगा, लेकिन होगा। उसके बिना आगे नहीं बढ़ते, तो वो होता ही है 100%। सो ये मल्टीपल रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद में मैराथन और वो सब तो होते ही हैं, रिवीजन सीरीज होती है, इंटरनल टेस्ट सीरीज होती है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें हैं एंड वी ऑलवेज ट्राई कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, मेहनत करें, मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं उनको बीच बीच में कि आप आगे बढ़ो। अभी आपका कोई बैच होगा दिसंबर बच्चों के लिए, तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे हम लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे डाल सकते हैं ना। यस, डेफिनेटली उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जैसे मैम आपने पूछा था ना कि भाई हम लोग ऐसा यूनिक क्या करते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि रिजल्ट 2 दिन पहले आया है और ये बहुत अच्छा मौका है कि भाई, क्योंकि आपसे भी बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, तो कई बार क्या हमको देख देख के बच्चे बोर हो जाते हैं, बोले यार ये तो जब देखो यूट्यूब पर पड़े रहते हैं। तो आपके थ्रू बातें कुछ बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने टैक्स के लिए छोटा सा इनिशिएटिव लिया, मैं आपको बहुत दिल से बता रहा हूँ कि तुषार टैक्स में 90 आए थे मार्क्स। 90 राइटिंग वाले में मैं जब MCQ था तो 90, और जब CS प्रोफेशनल में राइटिंग था तो 85। वाओ। यस, एंड आई थिंक आज तक का सबसे वो टॉपर हाईएस्ट आया। फिर सारिका भी थी तो उसके 89 आए थे इसमें टैक्स में, और भी बच्चे 84, 83, 82 है। लेकिन इस बार जो पेपर हुआ, चाहे ओल्ड सिलेबस हो चाहे न्यू सिलेबस हो,
ओल्ड सिलेबस पेपर बहुत इजी था, बच्चे तो 1.5 घंटे में बाहर आ गए थे, बोले सर क्या ही पेपर था इस बार का, मुश्किल से 5 नंबर का सॉल्विंग आया था। तो पर मुझे अंदर से पता रहता है पेपर इजी है मतलब मार्क्स कमाने, हाँ, और पेपर टफ आया मतलब मार्क्स आपको अच्छे मिलने हैं, तो ये जनरली होता ही है। अब इसमें अब मुझे कुछ बच्चों के 70 आए, 75 आए, 65 आए, उनके लिए तो खुशी है, लेकिन मुझे ना ज्यादा दुख सच में इस बात का हो रहा है कि यार किसी बच्चे के मतलब हम तो इतनी मेहनत करते हैं, टेक्स्ट में किसी के 30 कैसे आ सकते हैं, किसी के 20 कैसे आ सकते हैं, किसी के 10 कैसे आ सकते हैं, और ये एक्चुअली न्यू सिलेबस में बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है। तो मैंने बहुत कम मार्क्स हैं, तो मैंने आज ऑनेस्टली 2-3 लेक्चर्स मैंने ऑफ रखे थे, है ना, जैसे पवन सर सामने बैठे हुए हैं, तो सीएस प्रोफेशनल मैंने एक लेक्चर नहीं लिया। मैं खास उन बच्चों को मैंने पर्सनली डीएम किया है, उनके लिए मैंने अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया कि प्लीज उनको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप अपनी कॉपीज मंगाइए, कि आपको कैसे 15 आ सकते हैं, कैसे 20 आ सकते हैं, मुझे भी तो पता चले। क्योंकि देखो हमारा ऐसे दिल से इंटेंशन रहता है, बच्चा एक बार हमारे पास आया तो सीएस बन के ही निकलना चाहिए। अब कम से कम मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली कल 20 से 25 मैसेज आ गए कि हम सीएस बन गए, सीएस बन गए, सीएस बन गए, ये कल की बात है, कल परसों की बात है। और इन सब क्या आप ऐड कर लेंगे तो कम से कम 50-60 पुराने बच्चे सीएस बन गए, तो हमको यार ऐसे बहुत प्राउड फील होता है कि यार हमने सीएसईटी से स्टार्ट किया था, फिर एग्जीक्यूटिव में हमारे पास थे, प्रोफेशनल में हमारे पास थे, तो हमारा मेन मोटिव रहता है कि भाई आए तो लास्ट तक हम आपके साथ रहेंगे। अब बोलने को तो ऐसा है कि बच्चों ने क्लास किया, वैलिडिटी खत्म हो गई, पास नहीं हुई तो अपन क्या करें, ऐसा नहीं है। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो क्लियर नहीं हो पाया है उनको अब ज्यादा जरूरत है, जो क्लियर हो चुका है तो भाई वो अपने मौज में, अपने मजे में, उसको पता है कि उसको आगे क्या करना है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए ज्यादा जरूरी है जो क्लियर नहीं हो पाए, क्योंकि वो स्टक है। और जैसा आप बोलते हैं कि भाई पासिंग परसेंट जितना कम है, 8 से 10% बच्चे अगर पास हो रहे तो 90% बेचारे क्या करेंगे ना। हमको उनके लिए मेन खड़ा रहना है, बाकी मेहनत तो हम सबके लिए सेम ही कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें मुझे लगता है कि जो यूनिक को यूनिक बनाती है, हम सारे फैकल्टीज को यूनिक बनाती है। तो अपने चैनल का जो व्यूज है, हाईएस्ट नंबर ऑफ व्यूज है अपने, परफेक्ट, करेक्ट, मतलब सारे स्टूडेंट देखते ही अपने अप्रोक्सीमेटली 4 to 5,000 वीडियोस हमने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। तो कितने लेक्चर्स उसके अंदर हमने डाले हुए हैं, तो बहुत बच्चे मतलब ऐसा है कि कहीं ना कहीं से रिवीजन से, मैराथन से, कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाते हैं। और हम भी बहुत दिल से पढ़ाते हैं, हमारा भी मोटिवेशन वही है। अगर जैसे हमारी मोटिवेशन की बात करें तो आज भी अगर हम सुबह उठे हैं और किसी भी बच्चे का मैसेज आता है सर यार कल का लेक्चर बहुत अच्छा था, तो पूरा दिन बन जाता है। तो वही हमारा भी मोटिवेशन वही है कि यार जो कर रहे हैं कोई परफेक्ट नहीं है, बस परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। लाइफ में परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है, तो हम भी कोशिश करते हैं हर बैच बाय बैच हम और अच्छा डिलीवर करें। जो बच्चे जिनका नहीं हुआ है इस बार हम कोशिश करेंगे कि और मेहनत करेंगे, और रिवीजन लेक्चर्स लाएंगे, और मैराथन लेक्चर्स लाएंगे, टेस्ट सीरीज करवाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्लियर हो। यही हमारा यूनिकनेस है। करेक्ट। और एज ए स्टूडेंट जब मैं थी तब मैं बता सकती हूँ कि ट्रस्ट फैक्टर जो होता है ना प्रोफेसर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई थिंक ट्रस्ट फैक्टर यूनिक एकेडमी में बहुत अच्छे से है, इसलिए बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं इसको सम अप करूँ, 3 टॉप रीजन जो फेलियर का होता है, वो पहला तो होता है कि डिसिप्लिन नहीं है, स्मार्ट वर्क नहीं है, एंड हाँ रियल गाइडेंस। ये टॉप 3 रीजंस होते हैं फेलियर के। सर अभी हम यूनिक की बात करें या कोई भी क्लासेस की बात करें, तो जो सीएस का पोर्शन है वो कितने टाइम में, महीनों में क्लासेस कंप्लीट करवा सकता है? क्योंकि काफी क्लासेस ऐसे जो ना, जैसे समझो दिसंबर में अटेम्प्ट है, नवंबर तक उनके क्लासेस ही चल रहे होते हैं, पोर्शन ही पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चा सेल्फ स्टडी कब करे? बट सर जैसे ना आपने बताया था 3 टॉप रीजन ऑफ फेलियर, जैसे था कि डिसिप्लिन हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया, गाइडेंस। कुछ बच्चे होंगे तो सोचेंगे हमने तो तीनों किया था, ठीक है, बट तब भी हमारे 5-6 अटेम्प्ट लग रहे हैं, उन्हें आप क्या बोलना चाहते हैं जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि यार बस हो गया? हाँ, सो वी हैव प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स विद अस, मोहित सर जो एफएम पढ़ाते हैं, एंड नवनीत सर जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं, एंड पवन सर स्पेशली फॉर प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। तो यार मतलब देखो सर, जो थियरी सब्जेक्ट्स है वो तो बच्चे आराम से कर लेते हैं, थियरी सुन के तो सीएस ज्वाइन किया है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ना बच्चे डर जाते एकदम कि भाई उनकी नींद उड़ जाती है कि कैसे करेंगे। तो ये छोटी-छोटी ट्रिक्स होती है लेकिन बच्चे फॉलो नहीं करते, हम तो बहुत बताते हैं। सो थैंक यू सो मच यूनिक टीम कि आप लोगों ने मेरी रिक्वेस्ट पर अपना प्रीशियस टाइम निकाला और इतनी सारी फ्री गाइडेंस बच्चों को दी। एंड अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूनिक के साथ जुड़ने के लिए तो इनके सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, यू कैन कॉन्टेक्ट देम एनी टाइम। एंड थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग वीडियो था। थैंक यू।